फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। लास्ट क्लास हमने की थी जो होम मैनेजमेंट की, उसमें हमने डिज़ाइन और प्लस कुछ प्रश्न प्रकाश व्यवस्था के पढ़े थे। प्रकाश व्यवस्था से क्वेश्चन बनते भी हैं, हालांकि डिज़ाइन ये सभी टॉपिक से मैनेजमेंट के लगभग शायद ही कोई टॉपिक ऐसा होगा जिससे प्रश्न नहीं बनता या फिर कम बनता है, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। तो डिज़ाइन से भी पूछे जाते हैं, प्रकाश व्यवस्था से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने प्रकाश व्यवस्था के कुछ 5-10 क्वेश्चन किए थे लास्ट क्लास में सॉल्व, जो हमने कल दी थी आपको क्लास। और आज हमारे प्रकाश व्यवस्था, हम क्योंकि बात ये है ना कि रोज़ रोज़ एक ही टॉपिक के दो प्रश्न करने से बेहतर है। आज प्रकाश व्यवस्था से बहुत सारे प्रश्न बन रहे थे, तो हमने जितने बने उतने सारे आपके लिए पेश किए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छोड़िएगा नहीं। लास्ट में आपको बहुत अच्छे प्रश्न मिलने वाले हैं। आपसे ताप दीप्ति, प्रतिदीप्ति प्रश्न पूछे गए हैं, मतलब ताप दीप्ति बल्ब किसे कहते हैं या प्रतिदीप्ति बल्ब किसे कहते हैं, ये सारे प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो क्लास में बने रहिएगा, और क्लास अच्छी लगे तो सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके पास मात्र और मात्र पूरा टाइम लोगे तो मात्र 2 महीने का समय है, मतलब आप एक दिन को गिन लोगे तब 2 महीने का समय है। हमारा एग्जाम बिल्कुल पास में है, तो अच्छे से तैयारी में लगे रहिए। ठीक है, तो आज क्वेश्चन 1 है जो आपको दिख रहा है, किशोर किशोरियों के लिए प्लग पॉइंट की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट या 4.5 फीट? तो यहाँ पर जब किशोर किशोरियों मतलब लड़के और लड़कियों के लिए प्लग की ऊंचाई, जैसे वो लोग पढ़ाई वगैरह करते हैं तो अच्छे से लाइट को ऑन कर सकें, तो ये एक समझने वाली चीज़ है थोड़ा कि ये 4.5 फीट जो होनी चाहिए। बकाया हमने आपको बताया था सूर्य क्या है, प्रमुख साधन है। ठीक है, सूर्य क्या है, प्रमुख साधन है, मतलब प्रकाश का प्रमुख साधन पूछा जाए तो सूर्य है। हालांकि चांद तारों से भी प्रकाश मिलता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में मिलता है। रात्रि का प्रकाश हमें चांद तारों से मिलता है। ठीक है, तो सूर्य का प्रकाश जो है प्रमुख साधन है। हमें जो प्रकाश है 2 तरीके से मिलता है, एक हमें प्राकृतिक तरीके से मिलता है जो कि अभी हमने सूर्य बताया, और दूसरा हमें कृत्रिम तरीके से प्रकाश मिलता है। तो ये चीज़ें भी आपको याद ही होंगी। कल की क्लास देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इनफैक्ट जो स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है वो कल हो चुके हैं, उन्हें जरूर देखिएगा। क्वेश्चन है 2, खिड़कियों से कितना प्रतिशत प्रकाश कमरे में प्रवेश करता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, खिड़कियों से कितना प्रतिशत जो है प्रकाश आपके घर में आ सकता है। इसीलिए हम कहते हैं सही वेंटिलेशन के लिए, सही प्रकाश व्यवस्था के लिए हमारे यहाँ क्या खिड़की होने चाहिए, दरवाजे होने चाहिए। कहते हैं नहीं कहते? तो यहाँ पर ए ऑप्शन है 20%, 40%, 70% या 75%। तो जब खिड़कियों से प्रकाश कमरे में आता है, उसको लगभग हम मानते हैं कि 75% जो है प्रकाश खिड़कियों के माध्यम से ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 3, स्थानीय प्रकाश या विशेष प्रकाश की आवश्यकता होती है पढ़ाई लिखाई के लिए, सिलाई के लिए, बुनाई के लिए या फिर उपर्युक्त सभी के लिए? स्थानीय प्रकाश, जैसे एक होता है ना कि हमने घर में कमरे में एक लाइट लगा रखी है ऊपर, ठीक है, लेकिन कई बार होता है हम लोग कुछ ऐसे काम करते हैं जिसमें हमें कई बार सूक्ष्म काम करने पड़ते हैं, छोटे छोटे टाँके लेना, ठीक है ना, छोटी छोटी सिलाइयाँ करना या छोटे छोटे शब्दों को पढ़ना। तो उस समय हम क्या करते हैं, स्थानीय प्रकाश मतलब जहाँ पर पढ़ रहे हो वहीं पर आपने मान लो टेबल लैंप की व्यवस्था कर रखा हो, ठीक है ना, तो उसे हम स्थानीय प्रकाश कहते हैं। जहाँ पर हम बैठे पढ़ रहे होते हैं तो कई बार आप देखते हो टेबल पे लैंप रखा हुआ होता है ना, तो सिलाई कर रहे हो तो वहाँ पर आपने लैंप रख लिया है, बुनाई कर रहे हो वहाँ पर रख लिया है। तो ये इस तरीके की जो प्रकाश व्यवस्था होती है स्थानीय प्रकाश व्यवस्था कहलाती है। ये विशेष प्रकाश की यहाँ पर आवश्यकता होती है पढ़ने के लिए, सिलाई के लिए, बुनाई के लिए, जिससे आंखों पर ज़्यादा असर ना पड़े। बकाया तो सभी के घर में लाइट्स वगैरह होती हैं। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि स्थानीय प्रकाश कहाँ पर जरूरी है, तो ये ध्यान रखिएगा सभी कामों के लिए। क्वेश्चन है यहाँ पर 4, कलात्मक मूर्ति, पेंटिंग, पुष्प सज्जा या फूलदान को प्रमुखता या बल प्रदान करने के लिए निम्न में से कौन सी लाइटिंग आप यहाँ करोगे जो उत्तम रहेगी? मान लो कलात्मक कोई मतलब एक ऐसी सज्जा है जो कि बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन उसको और अच्छे से आपको रिप्रेजेंट करना है, बल देना है। मान लो सज्जा बहुत अच्छी है, मतलब आपने कोई मान लो फ्लावर पॉट खरीदा, बहुत अच्छा है, लेकिन सही लाइटिंग नहीं है जिस वजह से वो देखने में कुछ खास नहीं लग रही। तो अगर चाहते हो कि वो बहुत सुंदर लगे तो आप इनमें से कौन सी हैगिंग लाइट्स का प्रयोग करोगे, स्पॉट लाइट्स का प्रयोग करोगे, लटकी हुई प्रकाश व्यवस्था का करोगे, या फिर उज्जवल सौम्य प्रकाश देने वाले बल्ब का प्रयोग करोगे? तो यहाँ पर क्या आपको कोई चीज़ स्पॉट करनी है ना, स्पॉट लाइट का हम लोग प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमें एक किसी विशेष चीज़ पर यहाँ पर बल प्रदान करना है। ठीक है, बल प्रदान करना है एम्फेसिस। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और मान लो आपने क्या किया
किया, कोई सेंटर में कोई टेबल लगा रखा है, ठीक है ना, तो उस पर कोई भी चीज़ ऐसी रखी है और उस पर आप चाहते हो कि सेंटर में आपने टेबल पे कुछ रख रखा है, तो उस पर किस तरीके की प्रकाश व्यवस्था आप करोगे, तो उस पर आप करोगे लटकने वाली, ठीक है, लटकी हुई प्रकाश व्यवस्था, ठीक है। जब सेंटर में कोई टेबल पड़ा हुआ है और उस पर आपको कुछ किसी चीज़ पर बल देना है, तो आप करोगे उस समय लटकती हुई प्रकाश व्यवस्था या फिर रॉड की हैगिंग जो लाइट आती है उसका प्रयोग करोगे, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिए। और उज्ज्वल सौम्य प्रकाश आप नॉर्मल जो होते हैं ना, मतलब हम लोग काम करते हैं तो इसी तरीके का प्रकाश जो है प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 5। टेबल की सतह से प्रकाश स्रोत कितनी ऊंचाई पर स्थित होना चाहिए, ठीक है। टेबल की सतह से प्रकाश स्रोत कितनी ऊंचाई पर स्थित होना चाहिए, 20 से 30%, 20 से 30 इंच, 30 से 60 इंच, 36 से 38 इंच या फिर 40 से 50 इंच। टेबल की सतह से प्रकाश स्रोत कितनी ऊंचाई पर होना चाहिए, मतलब हम लोग जब टेबल पे काम करते हैं तो उस समय ये बताना है कि कितना ऊंचाई होना चाहिए टेबल लैंप का। तो यहाँ पर होगा 36 से आपका 30 से 36 इंच, ठीक है, 30 से 36 इंच। टेबल की सतह से प्रकाश स्रोत कितनी ऊंचाई पर, मतलब टेबल पर आप पढ़ रहे हो तो वहाँ पर आपने मान लो कोई टेबल लैंप रख रखा है, तो जिस किताब पर आपको लाइट चाहिए तो उससे कितनी ऊंचाई पर आपको यहाँ पर टेबल का लैंप होना चाहिए, तो यहाँ पर 30 से 36 इंच तक होना चाहिए। क्वेश्चन यहाँ पर 6। पढ़ते समय प्रकाश बाईं ओर से आना चाहिए, दाईं ओर से आना चाहिए, सामने की ओर से आना चाहिए, उपर्युक्त सभी। अब ये सोचो, पढ़ते समय सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन कभी हम लोग इतना ध्यान देते हैं कि प्रकाश हमारा आना किस तरफ से चाहिए, तो ये होना चाहिए बाईं तरफ से, सामने की तरफ से भी नहीं, दाईं ओर की तरफ से भी नहीं, बाईं ओर से प्रकाश आना चाहिए। क्योंकि हम लोग मतलब इस तरीके से बैठते हैं ना, तो मतलब अब मैं ऐसे कैसे बताऊँ आपको, मैं मतलब फेस तो मेरा दिख नहीं रहा, तो जब हम बैठते हैं तो बाईं ओर से प्रकाश आना चाहिए पढ़ते समय, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन 7 है, कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करते समय ध्यान देने योग्य बातें क्या हैं इनमें से। कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था कर रहे हो तो आपको क्या ध्यान रखना चाहिए। प्रकाश का वितरण कक्ष में समान रूप से होना चाहिए, बिल्कुल वैसे बात सही है। बल्ब पर शेड होना चाहिए, हाँ बल्ब पर शेड इसलिए होना चाहिए खासतौर से, जैसे मान लो आप शीशे के ऊपर कहीं बल्ब लगा रहे हो, आपके रूम में शीशा लगा है कहीं पर भी, या बाथरूम में शीशा लगा और उसके ऊपर जब आप लाइट लगा रहे हो तो आपको कम से कम शेड का बल्ब लगाना चाहिए, नहीं तो शीशे पर लाइट पड़ेगी और सीधे वो चौंधियाने वाली लाइट होगी, जिससे इरिटेशन होगा, सिर दर्द होगा, बेचैनी घबराहट वाली चीज़ें होंगी। तो बल्ब पर क्या होना चाहिए, शेड होना चाहिए, जिससे लाइट एकदम आपकी आंखों पर, आपके दिलो दिमाग पर इफेक्ट ना करे। उपयोगिता तथा सुंदरता का ध्यान रखना चाहिए, बिल्कुल लाइट ऐसी होनी चाहिए जो सब सुंदर दिखे, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर उपयुक्त सभी। यहाँ पर मेरा उद्देश्य ये है कि आप ये चीज़ें सब याद कर लो। मान लो आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है इसकी, तो इसे ऐसे ही पढ़ लो, है ना, थ्योरी भी हो जाएगी और आपको चीज़ें याद भी हो जाएंगी और आपके पेपर में काम भी आ जाएंगी। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से सबसे कम परावर्तन क्षमता किस रंग में होती है। निम्नलिखित में से सबसे कम ये प्रश्न का आंसर आप तभी दे पाओगे अगर आपने कल वाली क्लास देखी होगी। इसमें मैंने 3 प्रश्न डाले हैं कल वाली क्लास के, ये जानबूझ के डाले हैं कि आप लोग देखो और उस क्लास को देखो जाके, भाई किस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से सबसे कम परावर्तन क्षमता किस रंग में होगी। गाढ़े रंग में, गाढ़े नीले रंग में, लाल रंग में, भूरे रंग में। तो जो गाढ़ा हरा रंग होता है इसमें क्या होती है, सबसे कम परावर्तन क्षमता होती है किसी भी रंग की, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें 7% होती है, ध्यान रखिएगा, इसमें 8% होती है, ठीक है। इसमें कितनी होती है, 8% होती है, ठीक है। गाढ़े हरे रंग में 7%, गाढ़े नीले रंग में क्या होता है 8%, और जो लाल रंग होता है इसमें होती है 13% प्रकाश को परावर्तन करने की क्षमता। क्योंकि ये गाढ़े रंग है, ये प्रकाश को अपने अंदर अवशोषित ज़्यादा करते हैं, ठीक है, परावर्तित कम करते हैं। और यहाँ पर जो भूरा रंग है, भूरा रंग जो है लगभग 30% जो है प्रकाश को अवशोषित मतलब परावर्तित करता है, 30% का परावर्तित करता है, ठीक है। परावर्तित जब कोई रंग परावर्तित हो जाता है तो हमें चीज़ कैसी दिखती है, सफ़ेद दिखाई देती है। और जब क्या होता है, अवशोषित हो जाते हैं सारे रंग तो हमें चीज़ काली दिखाई पड़ती है, ओके। तो जैसे रात का अंधेरा, लगभग सारे रंग क्या होते हैं, अवशोषित हो जाते हैं, तब हमें क्या होता है, अंधेरा दिखाई देता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि कौन सी चीज़ें रंग को परावर्तित कर रही हैं चीज़ें, तो ज़्यादा मतलब ज़्यादा परावर्तन कर रही हैं, तो क्या है, आपको चीज़ साफ दिखेगी। यहाँ पर क्या, ये तो मात्र 7% ही कर रहा है, तो 7% मतलब 7% तो बहुत कम परावर्तन हुआ। इसका मतलब इसने क्या किया, 93% क्या किया, रंग को, प्रकाश को अवशोषित अपने अंदर सोख लिया।
कल वाले क्वेश्चन अगर आपको याद होगा तो हमने बताया था कि सफ़ेद रंग क्या करता है, सबसे ज़्यादा प्रकाश का परावर्तन करता है। कितना? 85%। 85% बताया था हमने। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। छत का हमने बताया था कि अगर पूछा जाए छत, दीवार, फर्श में कौन सबसे ज़्यादा जो है प्रकाश को परावर्तित करेगा, तो छत करेगी। कितना बताया था? 65 टू आपका लगभग 80% था। ठीक है, बताया था। और जो दीवार थी, सॉरी दीवार था, वो मध्यम करता है। कितना करता है? दीवार का था 35 से 55, और जो फर्श था उसका भी ऐसे ही था 10 से 20%। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन है यहाँ पर 109, अरे सॉरी 109, अरे अच्छा 7, 8 और 9। ठीक है, 9 ये कुछ क्वेश्चन हमने 3 क्वेश्चन डाले कल वाले, 3। ठीक है, मात्र 3 क्वेश्चन। तो यहाँ पर 9 क्वेश्चन, 9 नंबर ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रंग अंधेरे कमरे को प्रकाशमान बनाने में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? हल्का हरा, भूरा पीला, नीला सफ़ेद या उपर्युक्त सभी? तो देखो, हल्का हरा है, कम प्रकाश को अवशोषित कर, ज़्यादा प्रकाश को, हाँ कम प्रकाश को अवशोषित करेगा, मतलब परावर्तन ज़्यादा करेगा। ठीक है, परावर्तन ज़्यादा करेगा। भूरा पीला ये लाइट कलर है। ठीक है, हल्का हरा लाइट कलर है, भूरा पीला ये सभी लाइट कलर में आ जाते हैं। नीला सफ़ेद ये भी लाइट कलर में ही लगभग आते हैं, हालांकि डार्क नीला भी होता है, लेकिन यहाँ सिर्फ सफ़ेद हमने बताया था 85% प्रकाश का क्या करेगा? परावर्तन करेगा। तो ये सभी क्या हैं? ये सभी रंग जो हैं क्या करेंगे? अंधेरे कमरे को प्रकाशमान करेंगे। मतलब आप अगर इनमें से कोई भी कलर से अपना रंग पुतवाते हो, सॉरी घर पुतवाते हो, रूम पुताई करवाते हो, वाइट वॉश करवाते हो, कुछ भी कराते हो, तो यहाँ पर जो है ये सभी रंग क्या करेंगे? आपके कमरे में अगर अंधेरा रहता है तो और रोशनी का काम करेंगे, रोशनी देने का काम करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है 10, यहाँ पर 10 क्वेश्चन मानना इसको। आइवरी क्या है? पक्के आड़ू का हल्का लाल रंग। ठीक है, पके आड़ू होगा, पके आड़ू का हल्का लाल रंग, जड़ों से प्राप्त रंग, हाथी दांत का रंग, उपर्युक्त सभी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइवरी क्या है? हाथी दांत का रंग जो होता है, हाथी के जो दांत होते हैं उसका रंग होता है, और उससे अगर आप अपने रूम में कोई भी डेकोरेशन मतलब इस रंग से करते हो, आइवरी रंग से, तो काफ़ी जो है रोशनी रहती है कमरे में। ठीक है ना। और जो आपका पका आड़ू होता है, इसका रंग हमने आपको बताया था हल्का लाल सा, यहाँ पे लिखा ही हुआ है। ठीक है, हल्का सा लाल रंग होता है, उसे पके आड़ू का रंग या पीच कलर कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? आइवरी का मतलब क्या होता है? हाथी दांत का रंग। तो ये 3 क्वेश्चन थे जो हमने कल वाले उठाए, जिससे आपको पता चले कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। ठीक है, अब हम आ गए यहाँ पर 11 क्वेश्चन है, ये कल के नहीं है, ताजे प्रश्न है। बिजली द्वारा प्रकाश मुख्यतः कितने प्रकार से प्राप्त किया जाता है? बिजली द्वारा प्रकाश प्राप्त करने की बात हो रही है। क्या 2 तरीके से प्राप्त करते हो, 3 तरीके से, 4 तरीके से या 5 तरीके से? तो बिजली द्वारा जो हमें प्रकाश मिलता है वो लगभग 2 तरीके से प्राप्त होता है। सबसे पहला जो प्रकाश होता है उसे हम बल्ब कहते हैं। ठीक है, बल्ब कहते हैं, और बल्ब वाला प्रकाश होता है जिसको हम ताप दीप्ति भी कहते हैं। बल्ब को ही ताप दीप्ति कहते हैं। जो बल्ब वाला प्रकाश होता है उसे हम ताप दीप्ति कहते हैं। अच्छा, बल्ब का आविष्कार किसने किया था? हमने कल बताया था आपको, किसने किया था? एडिशन ने किया था। ठीक है, एडिशन ने किया था। और दूसरा बल्ब वाला, सॉरी पहला बल्ब वाला हो गया। दूसरा कौन सा प्रकाश होता है? वो ट्यूबलाइट जो आती है, ट्यूबलाइट्स आपने सभी, आजकल तो सभी के घर में होती है, तो ट्यूबलाइट जो होती है वो वाला प्रकाश होता है। तो ये बिजली से जो प्राप्त होते हैं 2 तरीके के, ताप दीप्ति और प्रतिदीप्ति। ट्यूबलाइट को प्रतिदीप्ति कहते हैं। क्वेश्चन है 112, बल्ब से प्राप्त प्रकाश को कहते हैं प्रतिदीप्ति, ताप दीप्ति, ए और बी दोनों, केवल ए। तो यहाँ पर हमने क्या कहा? बल्ब से जो प्रकाश प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं ताप दीप्ति। ठीक है, ताप क्यों कहते हैं? क्योंकि बल्ब में क्या होता है? हीट बहुत निकलती है। पीले रंग का बल्ब होता है, आपने देखा होगा। अब ये कोई नहीं लगाता ज़्यादा, पहले लगता था। पीले रंग का प्रकाश होता था, खूब गर्मी फेंकता था। ठीक है, और गर्मी क्या है? हीट है, इसीलिए इसको हीट को ताप कहते हैं, ताप दीप्ति कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इतना आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन है 113, बल्ब में प्रयोग होने वाला पतला महीन फिलामेंट तार किस धातु का बना होता है? तांबे का, टंगस्टन का, सिल्वर का या पीतल का? तो ये बना होता है टंगस्टन का। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बल्ब में जो प्रयोग होने वाला पतला महीन फिलामेंट तार होता है वो टंगस्टन का बना हुआ होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है 14, बल्ब के अंदर टंगस्टन फिलामेंट, ये 1 हटा देना, 14 नहीं। ठीक है, बल्ब के अंदर टंगस्टन फिलामेंट को किस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है? शून्य बनाकर, वैक्यूम बनाकर, प्लास्टिक बनाकर, या ए और बी दोनों? तो बल्ब के अंदर जब जो टंगस्टन होता है वो गर्म होता है और क्या होता है? प्रकाश को मतलब प्रसारित करता है, और सब घर में क्या होता है? रोशनी हो जाती है। तो ये क्या होता है? जो बल्ब में टंगस्टन फिलामेंट होता है किस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है? तो ये यहाँ पर ए और बी दोनों सही होगा। इस शून्य बनाकर, या फिर शून्य को ही वैक्यूम कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। इसको शून्य बना दिया जाता है, और जिसको हम इंग्लिश में वैक्यूम भी कहते हैं। ठीक है, अगर पूरा कॉन्सेप्ट आप समझना चाहो तो जैसे जो टंगस्टन होता है ना, टंगस्टन में ताप सहने की क्षमता क्या होती है? अत्यधिक होती है ताप सहने की क्षमता। ठीक है, सहने की क्षमता
पूछी जाए कितनी होती है तो काफ़ी अधिक होती है। जब ये क्योंकि ताप सहने की क्षमता होती है इसको, जब ये खूब गर्म हो जाता है, ठीक है ना, जब ये ताप को सहता है और ताप पड़ता है तो ये क्या होता है, एक समय बाद इसमें वैक्यूम बनता है, शून्य मतलब इतना गर्म हो जाता है कि मतलब ये शून्य हो जाता है, वैक्यूम बन जाता है, ठीक है ना। तो उस समय क्या होता है, ये खूब गर्म होकर ये जलने लगता है, ठीक है, जलने लगता है और जलता है तो वो रोशनी हो जाती है, वही उसी को प्रकाश कहते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है इस वजह से इसको, और गर्म खूब होता है इसलिए तापदीप्ति कहते हैं। तो इतना अब आपको ये याद भी रहेगा कि तापदीप्ति किसके लिए कहते हैं, क्यों कहते हैं। ओके, क्वेश्चन है 15, सिलाई बुनाई व कढ़ाई करने के लिए कितने वॉट का बल्ब प्रयुक्त रहता है, 100 वॉट का, 200 वॉट का, या फिर 300 वॉट का, या 400 वॉट का। तो सिलाई कढ़ाई बुनाई के लिए अगर पूछा जाए तो 200 वॉट का बल्ब जो है यहाँ पर अच्छा रहेगा, और जो 100 वॉट का होता है ये पढ़ने लिखने के लिए। अगर क्वेश्चन घुमा दिया जाए यहाँ पर कर दो कि पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए कितने वॉट का बल्ब होना चाहिए, तो आप 100 वॉट करोगे, लेकिन यहाँ पर सिलाई कढ़ाई बुनाई पूछा तो बी ऑप्शन सही होगा, 200 वॉट, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे सभी लोग, चैनल को शेयर कर देंगे, और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। क्वेश्चन है यहाँ पर, घरों में रोशनी हेतु निम्न में से किस बल्ब का प्रयोग किया जाता है। घरों में रोशनी हेतु किस बल्ब का हम लोग प्रयोग करते हैं, मोतिया बल्ब, सफ़ेद बल्ब, सोडियम बल्ब, या फिर मरकरी बल्ब। मतलब घर में ये सारे, देखो आपसे पूछा जाए मोतिया बल्ब, ठीक है, सफ़ेद बल्ब, और ये वाला जो है सोडियम बल्ब, मरकरी बल्ब, और एक होता है गुलाबीपन लिए हुए जिसे कहते हैं पिंक टिंटेड बल्ब, ठीक है, पिंक टिंटेड बल्ब। ये सभी क्या है, आपके बल्ब के प्रकार हैं, ठीक है, सभी ये क्या है, बल्ब के लिए के ही प्रकार हैं। लेकिन जो घरों में सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है वो होता है आपका मोतिया बल्ब, ठीक है। मोतिया बल्ब को ही पर्ल बल्ब के नाम से जानते हैं, ठीक है, पर्ल बल्ब के नाम से भी जानते हैं इसको। जो ये होता है, इसका शीशा अगर पूछा जाए कैसा होता है, तो इसका शीशा जो होता है वो धुंधला होता है, ठीक है। शीशा कैसा होता है, धुंधला सा होता है, धुंधला, ठीक है, धुंधला होता है। और इसमें क्या होता है, जो रोशनी होती है वो चकाचौंध वाली नहीं होती, ठीक है, ये चकाचौंध नहीं फैलाते हैं, इसीलिए ये जो लाइट होती है घर में अच्छी रहती है अगर आप इसका प्रयोग करते हो। और जो आपकी ये सफ़ेद बल्ब है, इसकी रोशनी क्या होती है, रोशनी इसकी सफ़ेद बल्ब की बहुत तीव्र होती है। अब जब तीव्र रोशनी होती है तो आँखें क्या होती, चौंधे आएंगी। जब आँखें चौंधे आएंगी तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, है ना। तो इसका घरों में प्रयोग कम ही किया जाता है, इसका घर में प्रयोग नहीं किया जाता। ये ऑप्शन वहाँ पर सही था, ठीक है। निम्न में से वह बल्ब जिसका प्रकाश हरे एवं नीले प्रकाश को अपने आप में अवशोषित कर लेता है कहलाता है। और ये मतलब ऐसा बल्ब बताना है जो हरे और नीले प्रकाश को अपने अंदर अवशोषित करता है, मतलब अवशोषित करता है, मतलब हरा और नीला प्रकाश आपको नहीं दिखेगा। तो ये सफ़ेद बल्ब है। सफ़ेद बल्ब अभी आपको बताया, हमने क्या बताया कि इसकी रोशनी तीव्र होती है, आँखों को चुभती है, चौंधे आने वाली होती है, और इसकी परछाई भी पड़ती है, ठीक है। आप जहाँ खड़े होगे तो उसकी परछाई, इस बल्ब में आपकी परछाई दिखेगी, है ना। तो इनका प्रयोग घरों में नहीं होता, हमने बता ही दिया। मोतिया बल्ब सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है घरों में, क्योंकि ये चकाचौंध नहीं पैदा करता है, ठीक है। और अब हमने पिंक टिंटेड बल्ब जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा। पिंक टिंटेड बल्ब को गुलाबीपन लिए हुए बल्ब हिंदी में कहते हैं, ठीक है ना। इसका ऊपरी हिस्सा पूछा जाए किसका बना होता है, तो एनामेल का बना हुआ होता है। अगर पूछा जाए पिंक टिंटेड बल्ब का ऊपरी हिस्सा किसका बना होता है, तो एनामेल धातु का बना हुआ होता है, एनामेल धातु का बना होता है। एनामेल आपके दांत जो होती है उसकी परत में भी पाया जाता है, ठीक है। तो ये धातु का, एनामेल धातु का बना होता है, और ये हरे एवं नीले प्रकाश को क्या करता है, अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। और ये गुलाबी बल्ब इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो बल्ब होता है ये गुलाबीपन लिए हुए होता है, ठीक है ना। लेकिन ये रोशनी अगर आपसे पूछा जाए तो आँखों के लिए थोड़ी देर ही अच्छी लगती है, ये रोशनी भी आँखों को थोड़ी देर अच्छी लगती है। अगर ज़्यादा देर आप इस रोशनी में रहोगे तो बेचैनी, घबराहट इसमें भी होगी, तो इसलिए इस बल्ब का भी प्रयोग हम रोज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन 118, सफ़ेद बल्ब किस की विशेषता नहीं है, रोशनी काफ़ी तीव्र होती है। अभी हमने आपको सफ़ेद बल्ब के विषय में सब कुछ बता दिया, इसके बावजूद भी अब क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। सफ़ेद बल्ब की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है, रोशनी काफ़ी तीव्र होती है, इनका उपयोग घरों में कम ही किया जाता है, इनका प्रयोग घरों में अधिक किया जाता है, इसकी परछाई भी पड़ती है। तो हमने क्या कहा, अभी सफ़ेद बल्ब जो होता है इनका उपयोग घरों में कम ही किया जाता है, कब बताया था ना, तो भी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये विशेषता इनकी नहीं है। बाकी रोशनी काफ़ी तीव्र होती है, ये भी इसकी विशेषता है, ठीक है। इनका प्रयोग घरों में, अच्छा नहीं है पूछा गया है ना, तो नहीं है तो सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसका घरों में प्रयोग अधिक नहीं है पूछा गया है।
हाँ, तो सही है, सी ऑप्शन ही सही होगा। इनका प्रयोग घरों में अधिक नहीं किया जाता, यही विशेषता इनकी नहीं है, बकाया सभी सही है। रोशनी काफ़ी तीव्र होती है, इनका उपयोग घरों में कम किया जाता है, ये भी सही है। इसकी परछाई पड़ती है, हाँ ये सब सही है, सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, हाँ देखो सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 19 सही है क्वेश्चन। सोडियम वाष्प बल्ब में निम्न में से कौन सी गैस भरी जाती है? कोई भी ये मत समझिएगा कि कल के क्वेश्चन और छोड़ के चले जाओ। कल वाले क्वेश्चन देखिएगा, 119 नंबर वो अलग क्वेश्चन था, ये धोखे से नंबर वही उस पर हमने टाइपिंग कर दी ना, जिस पर कर रही थी, इस वजह से ये डिजिट थोड़ी गड़बड़ हो गई है। 19 नंबर होगा ये क्वेश्चन का। ठीक है, ये मात्र 3 क्वेश्चन मैंने कल के डाले थे, पका सिर्फ ये देखने को, अगर आपने देखे होंगे तो आप आंसर दे सकते थे। क्वेश्चन है 119, सोडियम वाष्प बल्ब में निम्न में से कौन सी गैस भरी जाती है? जो सोडियम वाष्प के जो बल्ब होते हैं उनमें कौन सी गैस जो है भरी जाती है? नाइट्रोजन भरी जाती है, या फिर नियोन भरी जाती है, ऑर्गन भरी जाती है, या फिर ब्यूटेन? तो ये भरी जाती है नियोन गैस जो होती है ये भरी जाती है। ठीक है, नियोन गैस जो है सोडियम वाष्प बल्ब जो होते हैं उसमें भरी जाती है। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं, सोडियम वाष्प जो बल्ब होता है का प्रयोग कहाँ कम ही किया जाता है? खेल के मैदान में, घर में, उद्यान में, या बगीचा व सड़क में? तो इसका प्रयोग घर में कम किया जाता है। ठीक है, घर में इसका प्रयोग कम ही किया जाता है, खेल के मैदान में किया जाता है, उद्यान में किया जाता है, बगीचा व सड़क पर किया जाता है। हमने अभी बताया इसमें क्या होता है, नियोन भरी जाती है। तो अगर ये पूछा जाए इसमें जो रोशनी आती है किससे आती है, तो नियोन गैस के माध्यम से क्या होता है, जो है विद्युत धारा प्रवाहित होती है इस बल्ब में। ठीक है ना, गैसीय माध्यम में किस माध्यम में विसर्जन होता है? आपने ऐसे क्वेश्चन पढ़े होंगे। तो गैसीय माध्यम में इसका विसर्जन होता है। ठीक है, क्योंकि नियोन एक क्या है, गैस है। तो गैसीय माध्यम में जो होता है, माध्यम में ये जो है विसर्जन इसमें होता है। ठीक है, जब ये गैसीय माध्यम में विसर्जन होता है तो जब ये गर्म होने लगता है बल्ब तो ये लाल रंग में बदल जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। पूछा जा सकता है कि जब विसर्जन होता है तो किस रंग में बदलता है ताप, या जो लाइट या जो बल्ब होती है तो वो लाल रंग में विसर्जित होता है। और 20 मिनट लगते हैं मात्र इसको गर्म होकर प्रकाश फैलाने में। समय पूछा जाए तो 20 मिनट का समय लगता है। ठीक है, 20 मिनट के अंदर ये गर्म होकर प्रकाश दे देता है। ठीक है, क्वेश्चन 121, निम्नलिखित में से विसर्जन स्रोत से ऊष्मा देने वाला बल्ब कौन सा है? निम्नलिखित में से विसर्जन स्रोत से ऊष्मा देने वाला बल्ब कौन सा? सोडियम बल्ब, मरकरी बल्ब, ए और बी दोनों, डी है केवल बी। तो ये दोनों ही होंगे, क्योंकि सोडियम बल्ब और मरकरी बल्ब में क्या होगा, मरकरी का प्रयोग किया जाता है सोडियम के स्थान पर, है ना। सोडियम के स्थान पर इसमें मरकरी का प्रयोग कर लिया जाता है, और सोडियम बल्ब में सोडियम जो होता है नियोन गैस के माध्यम से भरा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी ऑप्शन से होगा। लेकिन दोनों ऊष्मा देने वाले कैसे, विसर्जित स्रोत हैं। दोनों में ऊष्मा क्या होती है, विसर्जित होती है, फैलती है, बहाव होता है उसका। क्वेश्चन 122, एक ट्यूबलाइट का जीवन काल कम से कम होता है 7500 घंटे, 1 वर्ष, ए और बी दोनों सही है, या केवल बी सही है? तो एक जो ट्यूबलाइट होती है, ट्यूबलाइट का जीवन काल पूछा जाए तो कम से कम 7500 घंटे या फिर 1 वर्ष का समय यहाँ पर लगभग लगता है। ठीक है, ट्यूबलाइट हम सभी जानते हैं किसकी होती है, कांच की होती है। कैसी होती है, लंबी नली होती है। ठीक है, लंबी कैसी होती है, नली होती है। ओके, और क्या होता है इसमें, मरकरी एवं जो ऑर्गन गैस होती है वो भरी होती है। मरकरी भी भर सकते हो, ऑर्गन गैस भी भर सकते हो। ठीक है, मरकरी और आर्गन गैस जो है इसमें भरी होती है। तो ये गैसेस दोनों ध्यान रखिएगा कि कौन कौन सी गैस जो है इसमें भरी हुई होती है। ओके, सी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है 123, ट्यूबलाइट में भरी जाने वाली ऑर्गन गैस अक्रिय गैस है, सक्रिय गैस है, निष्क्रिय गैस है, या फिर उपर्युक्त सभी है? तो ये जो दोनों गैस हैं कौन कौन सी बताई थी, मरकरी गैस और आपकी आर्गन गैस, ये दोनों कैसी, निष्क्रिय गैस की उदाहरण है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ये दोनों ही क्या है, निष्क्रिय गैस होती हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि जो ये होती है ट्यूबलाइट, इसमें जो किस चीज़ की सतह या कोटिंग लगी हुई होती है जो आपको सफ़ेद कलर की दिखती है, तो ये जो सतह होती है, अगर पूछा जाए इसकी किसकी बनी हुई होती है, किसकी, ट्यूबलाइट की, तो सतह आपकी पारा एवं फॉस्फर की। ठीक है, फॉस्फर एवं पारा की, तो एवं पारा और फास्फर, इनको ध्यान रखिएगा, इन दोनों की क्या होती है, सतह इसमें बनी हुई होती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक, जैसे हमने बताया 2 गैसेस होती हैं, मरकरी एवं आर्गन, लेकिन इसमें ताप के लिए, विसर्जन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण गैस अगर पूछी जाए कौन है, तो वो आर्गन गैस होगी। इनमें मरकरी से ज़्यादा आर्गन यहाँ पर जो है ज़रूरी है। ठीक है, तो आगे अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन 124, इस प्रकार के प्रकाश व्यवस्था के प्रकाश को छत में छुपा दिया जाता है तथा प्रकाश का स्रोत दिखाई नहीं पड़ता। ठीक है, नहीं पड़ता, परंतु धरातल पर खूब प्रकाश प्राप्त होता है, कहलाता है एंगुलर फिटिंग, प्रत्यक्ष फिटिंग, डाउन लाइटर, या फिर शेड लाइटिंग।
क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इस प्रकार के प्रकाश व्यवस्था के प्रकाश को छत में छुपा दिया जाता है तथा प्रकाश का स्रोत जो है दिखाई नहीं पड़ता और धरातल पर खूब प्रकाश होता है। देखो प्रकाश, सबसे पहले तो आपके पता होना चाहिए प्रकाश व्यवस्था के कई साधन हैं, ठीक है। एक होता है प्रत्यक्ष प्रकाश, ठीक है, प्रत्यक्ष प्रकाश होता है, अप्रत्यक्ष प्रकाश भी होता है। लेकिन अगर प्रत्यक्ष में हम बात करें तो एंगुलर फिटिंग आती है, ठीक है, डाउन लाइटर भी आता है इसमें, ठीक है, और प्रत्यक्ष तो ये लिखा ही हुआ है। और एक आता है शेड वाला, ठीक है, शेड वाला या फिर एक शेड वाला नहीं इसमें आएगा, इसमें में जो आता है शेड लाइटिंग और हाँ विशिष्ट केंद्रित, जो विशिष्ट केंद्रित प्रकाश व्यवस्था होती है, जो हमने बताया था पढ़ते हैं, बुनाई करते हैं, सिलाई करते हैं, तो जब हम प्रयोग करते हैं तो वो होती नहीं एक ही जगह पे सेंटर होती है, ठीक है, वहीं पर होगी जहाँ पर आप काम कर रहे होगे। हाँ तो वो भी इसी में आएगी, विशिष्ट केंद्रित, ठीक है, विशिष्ट केंद्रित भी प्रत्यक्ष में ही आती है, केंद्रित प्रकाश व्यवस्था, और शेड लाइटिंग भी इसी में आती है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था, ठीक है, वो भी इसी में आती है। और एक होती है आई बॉल फिटिंग, आई बॉल जो आँख के बराबर दूरी पर जो प्रकाश की व्यवस्था होती है, ठीक है, जो हम लोग बहुत ज़्यादा सोच समझ कर लाइट व्यवस्था करते हैं, तो आँखों के बराबर दूरी पर जो होती है इसी में आती है। एक ट्रैक लाइटिंग आती है प्रत्यक्ष में, ट्रैक लाइटिंग भी आती है, ठीक है, ट्रैक लाइटिंग आती है। और जो अब एक हो गई आपकी प्रत्यक्ष, ठीक है, और ये सारे प्रत्यक्ष के प्रकार हो गए। दूसरी होती है अप्रत्यक्ष लाइटिंग, ठीक है, अप्रत्यक्ष लाइटिंग होती है, या फिर अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था भी आप बोल सकते हो। तीसरी होती है विकिरणित, विकिरणित मतलब जो फैलने वाला प्रकाश होता है ना, जैसे सूर्य की किरणें कैसी होती है, फैलने वाला होता है, फैलने वाली प्रकाश व्यवस्था, एक वो होती है। तो 3 ये हो गई। और एक होती है कंपोजिट प्रकाश व्यवस्था, ठीक है, कंपोजिट मैं बोल रही हूँ, ध्यान से लिख लीजिएगा शॉर्ट नोट में, ओके। और एक होता है 5वां अदृश्य प्रकाश व्यवस्था, अदृश्य जो आपको दिख नहीं रही है, ठीक है। तो ये कुछ प्रकार की जो है प्रकाश व्यवस्था होती है। तो यहाँ पर जो प्रश्न है इसका आंसर अगर आपसे पूछा जाए तो ये होगा इसका डाउन लाइटर, ठीक है। जो डाउन लाइटर होती है इस प्रकार की प्रकाश व्यवस्था होती है जो छत में छुपा दी जाती है, ठीक है, और प्रकाश का स्रोत दिखाई नहीं पड़ता परंतु धरातल पर खूब प्रकाश होता है। कई बार आपको ऐसी, आप कहीं जाते हो कि कोई फंक्शन में आपको कोई लाइट लगी हुई नहीं दिखती लेकिन रोशनी खूब होती है, तो उसे हम डाउन लाइटर कहते हैं, ठीक है, ओके। जो एंगुलर होता है इसको आप किसी भी कोने में लगा सकते हो, कोने वाली जो लाइट होती है तो किसी भी कोने में अपने हिसाब से जैसे चाहो उसे घुमाकर मोड़कर आप लगा सकते हो, उसको हम एंगुलर फिटिंग कहते हैं, जो आप अपने हिसाब से कहीं भी घुमा फिरा सकते हो, ठीक है। और प्रत्यक्ष प्रकाश के ही ये माध्यम है सारे, तो प्रत्यक्ष तो आप समझ ही रहे होंगे, जो आपको सीधे धरातल पर प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है, या किसी वस्तु पर पड़ रहा है तो उसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष प्रकाश। ये सारे इसी के प्रकार ही हैं, ओके। तो आगे हम बढ़ जाते हैं शेड लाइटिंग की। अच्छा एक ऑप्शन रह गया तो इसकी भी चर्चा कर लें। जो शेड लाइटिंग होती है तो हम लोग क्या करते हैं, जब घरों में प्रकाश की जब व्यवस्था करते हैं तो ये सामान्य प्रकाश के, साधारण या सामान्य के अंतर्गत मानी जाती है। ये भी प्रकाश जो होती है साधारण या सामान्य के ही अंतर्गत आती है। इसे स्थानीय या फिर सामान्य प्रकाश व्यवस्था कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये एक जगह पर स्थिर रहती है, ठीक है। मान लो आपने बल्ब कहीं लगा दिया है और उसके ऊपर कुछ भी ऐसा रख दिया जिससे एक शेड के रूप में आपको खूब रोशनी एक जगह पर प्राप्त हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रकाश का स्रोत शेड हो जाता है क्योंकि ऊपर से कोई ना कोई वस्तु लाइट को ढकी हुई होती है, लेकिन ये फिक्स होती है। लेकिन लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। इस प्रकार की प्रकाश व्यवस्था में कमरे में कई प्रकार के प्रकाश प्रयोग में लाए जा सकते हैं। ऐसी प्रकाश व्यवस्था पृथक भागों से निर्मित होती है। ट्रैक लाइटिंग, फैलने वाला प्रकाश जिसे हम विकिरणित प्रकाश कहते हैं, कंपोजिट प्रकाश या फिर अदृश्य प्रकाश। अभी हमने जो फैलने वाला प्रकाश, विकिरणित प्रकाश जैसे हमने बताया सूर्य की किरणें वो क्या फैलती हैं, तो उस तरीके का प्रकाश होता है। तो ये बी ऑप्शन तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ लेना। इस प्रकार की प्रकाश व्यवस्था में कमरे में कई प्रकार के प्रकाश प्रयोग में लाए जा सकते हैं और ऐसे प्रकाश व्यवस्था पृथक भागों से निर्मित होते हैं। इसको कहते हैं कंपोजिट प्रकाश, ठीक है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, कंपोजिट प्रकाश हम इसको कहते हैं। जो आपका ये ट्रैक लाइटिंग है, ये पूछा जाए तो वर्तमान में अत्यंत ही लोकप्रिय है। अगर वर्तमान में पूछा जाए कौन सी लाइटिंग सबसे लोकप्रिय है तो वो है ट्रैक लाइटिंग। इसका प्रयोग आज के समय में आधुनिक जो है व्यवस्था में जो है ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। कितना होता है ये? 4 फीट लंबा होता है, ओके। 4 फीट कैसा होता है? ये लंबा होता है, 4 फीट लंबा होता है, ध्यान रखिएगा। जो आपका ट्रैक लाइटिंग होता है ये 4 फीट लंबा होता है। कंपोजिट का तो क्वेश्चन पढ़ लो और आपको आंसर समझ में आ जाएगा, ठीक है। और अदृश्य प्रकाश की अगर हम बात करते हैं तो ये व्यवस्था ऐसी होती है जिसमें प्रकाश का स्रोत छुपा रहता है। प्रकाश का स्रोत क्या है? छुपा हुआ है। मान लो छत में कहीं लगा दिया, आपको लाइट नहीं दिखेगी कहाँ से आ रही, मतलब कुछ चीज़ें आपकी मिलती जुलती हैं, ठीक है। तो इसकी भी लाइट आपको दिखेगी नहीं, छुपी रहेगी। और लेकिन काफ़ी जो भी आपके पर्दे हैं या पुस्तक हैं, पुस्तकों की अलमारी में लगी होती है, आपको दिखती नहीं है। आप जानते हो लाइब्रेरी वगैरह में आप जाते
जानते होंगे कुछ जो अच्छी लाइब्रेरियाँ होती तो उनकी किताबें वगैरह रखी होती है, वहाँ पर रोशनी आ रही होती है, आपको लाइट नहीं दिखेगी पर किताबों पर रोशनी हो रही होती है। ठीक है, तो इस तरीके की जो होती है इसे अदृश्य प्रकाश व्यवस्था के नाम से हम लोग जानते हैं। तो आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन ज़्यादा अभी बना नहीं पा रहे हैं, थोड़ा टाइम का बहुत ज़्यादा व्यस्तता है, होली का त्यौहार है, लोग आ जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एंड करते हैं क्लास को। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर चैनल को लाइक करिएगा और मित्रों को शेयर अवश्य करिएगा, और नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और बताइएगा आपकी होली कैसी रही, कैसी तैयारी चल रही है आप लोगों की, एग्ज़ाम में बिल्कुल भी समय नहीं है। और ये भी बताइएगा कि इसमें कितने क्वेश्चन आपको समझ आए, या फिर आपने ये क्वेश्चन क्या फर्स्ट टाइम सॉल्व किए, क्योंकि ये प्रश्न सारे टॉपिक से हैं और कोई भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं है। और कई बार ऐसे प्रश्न पूछे भी जाते हैं, एक दो पूछे भी जाते हैं, तो हमें तो सभी पढ़ना है ना, पता तो नहीं है ना कि कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा, है ना। तो क्लास कैसी लगी बताना ना भूलिएगा। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय। अच्छे से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।